डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन नंबर क्या है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगती है, वो सब देखेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं और रैंडम मोशन में रहते हैं, इन्हें कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक ये ले लूँ कंटेनर, एक ले लूँ ये वाला कंटेनर, इस कंटेनर में मान लीजिए एक गैस है, एक पर्टिकुलर गैस भर दी और ये इसके गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होंगे और रैंडमली मूव करेंगे और इस मूवमेंट के दरमियान ये एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, जिसे आप कोलिजन कहते हैं। कोलिजन मीन्स मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, मॉलिक्यूलर कोलिजन कहूँगा मैं उसको। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है और एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो टकरा रहे हैं। ठीक, अब टकराने के टाइम पे क्या होता है, टकराने के टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, यानी इनकी बाउंड्रीज जो है ना ये एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक, अब इस कोलिजन के दौरान, कोलिजन के टाइम पे इन मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसे हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर और उसे हम दिखाते हैं सिग्मा से। Sigma means collision diameter means distance between nuclei of two colliding molecules at the time of their closest approach। समझ में आया? अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे, देखो इस सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक ले लो तो मैं बोलूंगा ये इसका रेडियस है, इस सेंटर से लेके यहां तक ले लो मैं बोलूंगा ये इस ए मॉलिक्यूल का रेडियस है। अब ए मॉलिक्यूल का रेडियस और बी मॉलिक्यूल का रेडियस जब मिलाते हैं तो वो बराबर बन जाता है इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान की डिस्टेंस, जिसे आप कहते हैं कोलिजन डायमीटर या सिग्मा। तो फिर मैं कह सकता हूं सिग्मा जो है ये दो और यानी दो रेडियस के बराबर रहता है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। या अगर मैं सिंपल ले लूं, सपोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इसका सेंटर है, ये इसका एक रेडियस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और एक रेडियस, तो मैं बोलूंगा दो रेडियस। तो दो रेडियस वो भी तो सिग्मा के बराबर ही बन जाते हैं ना। इन्हें कोलिजन डायमीटर जो है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल आप कोलिजन डायमीटर ही याद रखो। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब हम गैस लेते हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स का जो टकराव है वो दो तरह का रह सकता है, दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर एक, हम एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल को लेंगे, उस पर नजर रखेंगे सपोज, और फिर देखेंगे कि एक सेकंड में वो कितने कोलिजन्स करता है, किस किस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है। अगर हम एक मॉलिक्यूल का देखेंगे कि वो एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करता है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में, उसको हम कहते हैं जनाब कोलिजन नंबर। इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं। और अगर मैं देखूं कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में टोटल कितने, यानी सब कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, यानी सब के कोलिजन्स, यानी ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये सब कोलाइड कर रहे हैं, तो टोटल कितने कोलिजन्स होंगे, उसको कहूंगा मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो याद रह जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कोलिजन नंबर को। कोलिजन नंबर का मतलब रहता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड, यानी एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने कोलिजन करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, उसको मैं कहूंगा कोलिजन नंबर। ठीक, कोलिजन नंबर को मैं ऐसे दिखाऊंगा Z से या Z1 से। अब अगर मैं ले लूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब रहता है कि सब मॉलिक्यूल्स के बीच में, सब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, सपोज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ml लेंगे, 1 ml में कितने कोलिजन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं Z11 से या Z12 से। इसकी बात मैं बाद में बताऊंगा ये है क्या एक्चुअली।
Z11 का मतलब रहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। Z12 का मतलब रहता है अगर हमारे पास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो, नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो बात समझ में आ गई, शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। अब हम इनका मैथमेटिक्स देखेंगे, हम इनकी मैथमेटिकल रिलेशंस निकालेंगे। मैं कहूंगा मैथमेटिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं। तो हम इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे पहले, ठीक है। अब ये मॉडल बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है, और ये जो पूरा ना इसको मैं बोलूंगा डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, 2 रेडियस के बराबर था। अब देखो, इसके साथ में अगर मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो वो इसके इतने नज़दीक आना चाहिए। यहां से मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो यहां पे इतना नज़दीक आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कोलिजन में तभी बोलूंगा जब वो दो मॉलिक्यूल्स, यानी ये और ये, यानी ब्लू और ये राइट वाला रेड, जब ये इस कोलिजन डायमीटर रेंज में आ जाएंगे ना, सिग्मा की रेंज में, तो मैं बोलूंगा कि ये है जनाब, ये जनाब कोलाइड कर रहे हैं। इस तरह से यहां से अगर मॉलिक्यूल आया, वो जब इस यहां तक नजदीक आएगा तब मैं बोलूंगा इसका जो डिस्टेंस है बीच में, सेंटर्स के बीच में, ये सिग्मा के बराबर आ गया, तो इसका मतलब कोलिजन हो गया। अब अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर रहे, यानी यहां का सेंटर और यहां का सेंटर, इसका कोलिजन डायमीटर मान लो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कोलिजन डायमीटर तक नहीं पहुंचा, तो मैं बोलूंगा यहां पे कोलिजन नहीं हुआ। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। ये बहुत साफ होगा कि कोलिजन डायमीटर क्या रहता है। अब देखो, एक मॉलिक्यूल है यहां पे, इस मॉलिक्यूल के दाएं साइड में भी मॉलिक्यूल आ सकता है दूसरा और इसके साथ टकरा सकता है, बाएं साइड में भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, या इस पेपर के ऊपर और पेपर के नीचे से भी आ सकता है। इसका मतलब अगर मैं सेंटर वाला मॉलिक्यूल ले लूं तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल के साथ में कोई भी मॉलिक्यूल टकरा सकता है, लेकिन जब वो इसके नजदीक आ जाए, ठीक है, यानी ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी आ सकता है मॉलिक्यूल, ठीक। अगर मैं सपोज ये एक सरफेस पे ले लूं, जिस तरह कैरम बोर्ड रहता है ना, कैरम बोर्ड पे जो आप जो कैरम खेलते हैं, तो वहां पे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, इस तरह एक मॉलिक्यूल आ गया, इसके ऊपर से भी मॉलिक्यूल आया, दाएं से भी मॉलिक्यूल आया, बाएं से भी आया, नीचे से भी आया, यहां से यहां ये छोड़ देते हैं अभी। तो अगर मैं इनके सेंटर्स को ऐसे मिला दूं, जो इसके नजदीक मॉलिक्यूल आ गए उनके सेंटर्स को मिला दूं, तो यहां पे जो ये बनता है, ये वाला जो सर्कल बनता है, ये वाला, समझ में है ना, ये वाला जो सर्कल बनता है, इसको मैं कह सकता हूं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। या मैं सिंपली बोलूंगा, अगर एक बॉल के साथ में यहां पे चारों तरफ से ऐसे बॉल जोड़े हुए हैं हमने, जो इसके साथ बिल्कुल टच कर रहे हैं, बाद में अगर हम उसको काटेंगे ऐसे, तो वहां पे यानी क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, तो वहां पे आपको इस तरह दिखेगा, तो इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन है, ठीक। कोलिजन क्रॉस सेक्शन यहां पे मिल गया आपको। अब ये जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है ना, इसका देखो, इसका अगर आप डायामीटर निकालेंगे, इसका डायामीटर यहां से लेके यहां तक आएगा, ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ये जो आपको इमेजिनरी सर्कल मैंने बना के दिया ना, तो इसका मतलब ये है कोलिजन क्रॉस सेक्शन, और इसका डायमीटर ये है। अब कोलिजन क्रॉस सेक्शन का मतलब रहता है वो एरिया जिसके अंदर अगर मॉलिक्यूल आ गया, जिसके अंदर अगर मॉलिक्यूल का सेंटर आ गया, तो तब जाके कोलिजन हो जाएगा। यानी जो इस सर्कल की बाउंड्री को, जो सेंटर, जिस मॉलिक्यूल का सेंटर इस बाउंड्री को टच करेगा, वही इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। समझ में आया ना? अब इसका जो डायमीटर है ना, ये है यहां से लेके यहां तक, लेकिन आप इसको गौर से देखो, ये जो डायमीटर है ये 2 सिग्मा के बराबर है। जिस तरह यहां पे मैंने लिया, इसमें भी ले सकता है इसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन, यहां से लेके यहां तक। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में आपको ये यहां से लेके यहां तक
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ से यहाँ 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के बराबर मिल जाएगा। यानी कोलिजन क्रॉस सेक्शन का डायमीटर 2 सिग्मा के बराबर है। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन का रेडियस किसके बराबर है? 1 सिग्मा के बराबर, हाफ हाफ डायमीटर है ना। तो मैं बोलूँगा ऐसे, रेडियस ऑफ कोलिजन क्रॉस सेक्शन वो बराबर आएगा सिग्मा के। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब जो मैथमेटिक्स में आपको बताने वाला हूं ना, वो यहां पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और ये ट्रैवल कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और इसकी जो स्पीड है वो लेते हैं हम एवरेज स्पीड u बार, ठीक। और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मान लीजिए dt, छोटा सा टाइम, ठीक। तो यहां तक पहुंच जाता है। अब इस मॉलिक्यूल के साथ कौन कौन सा मॉलिक्यूल फर्दर टकराएगा? इसके साथ वही मॉलिक्यूल टकराएगा जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में आ जाएगा। यानी जो इस बाउंड्री को टच करेगा मॉलिक्यूल, यानी इस जो मैंने लाइन खींची ना यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री, इसको जो टच करेगा वही इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के साथ टकरा सकता है। या मैं ऐसा बोलूंगा, इसको यहाँ पे मॉलिक्यूल टच कर सकता है, ये मॉलिक्यूल टच कर सकता है, इसको ये मॉलिक्यूल टच कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? शाबाश। इन अदर सेंस में ये कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल इस यहां से लेके यहां तक, यानी ये मॉलिक्यूल ये दोनों इसको टच कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल सपोज यहां पे है इस तरह, क्या ये इसको टच कर सकता है? ये इसके साथ में कोलाइड नहीं कर सकता, यानी इसको ये टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ लाइन के अंदर रहेगा, क्या वो इसको टच कर सकता है? हाँ, वो टच कर सकता है। क्लियर? बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं अगर ये कहूं कि यहां से लेके यहां तक ये एक कोलिजन डायमीटर है, नहीं 1 सिग्मा है, फिर इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक ये दूसरा सिग्मा है, ठीक। अब मान लो इसको मैं एक ट्यूब में कन्वर्ट करता हूं, यानी मैं इसका एक ट्यूब बनाता हूं, हाइपोथेटिकल ट्यूब, ताकि हमें बात समझने में आसानी हो जाए। ये बन गया एक ट्यूब। क्यों बनाया मैंने ट्यूब, ये बताऊंगा मैं आपको। देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में आएंगे वही टकराएंगे, जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में नहीं आएंगे वो नहीं टकराएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में आ गए, और ये है कोलिजन क्रॉस सेक्शन। या मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूँ, ये है इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अब इस कोलिजन क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो बराबर है वो बराबर है 2 सिग्मा। देयरफॉर जो रेडियस है इसका, रेडियस वो होगा डायमीटर का हाफ, यानी 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2, वो बराबर हो जाएगा सिग्मा। रेडियस इसका सिग्मा के बराबर आ जाएगा, ठीक। और ये यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक। अब यहां पे इस रीजन के अंदर, यानी इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, इस इमेजिनरी ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल आएगा वो इसके साथ टकराएगा, और जो नहीं आएगा वो इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। अब मैं अगर ये कहूं कि ये dt टाइम में u एवरेज स्पीड के साथ में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, dt टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड होगी और जितना इसको टाइम मिलेगा उसी हिसाब से ये ट्रेवल करेगा, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, इस ट्यूब का सरफेस एरिया ये वाला, ये, या मैं बोलूँगा इस ट्यूब का जो ओपनिंग है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो मैं कहूँगा सरफेस एरिया निकालते हैं ऐसे, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। पाई क्या है? पाई है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है ना, और
आर क्या है, आर मीन्स रेडियस, लेकिन यहां का रेडियस किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। और वी कैन सी, और इट इज एरिया, सरफेस एरिया जो है, एरिया ऑफ सरफेस, वो मैं कहूंगा वो बराबर हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, ये इसके बराबर पाई सिग्मा स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं आपको इसका जो वॉल्यूम है यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम में स्वीप करता है, वॉल्यूम स्वेप्ट, तो वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम बराबर रहता है एरिया यानी सरफेस एरिया इनटू करूंगा मैं लेंथ। अब लेंथ कैसे निकलेगी, यहां पे हम लेंथ वही कंसिडर करेंगे कि यू स्पीड के साथ में, इस एवरेज स्पीड के साथ में कितने टाइम में ये ट्रेवल करता है, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। या मैं बोलूंगा लेंथ के बदले में लिखेंगे हम u बार डी टी, ठीक है। u क्या है, स्पीड, और t क्या है, छोटा सा टाइम। क्लियर, यहां तक ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर आएगा इसका, याद रखना, वॉल्यूम स्वेप्ट यानी स्वेप्ट वॉल्यूम, वो बराबर आएगा एरिया इनटू लेंथ। तो मैं दिखाता हूं आपको, देखो हम ये ट्यूब पे है ना अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स, हम ये ट्यूब पे देखेंगे कि कोलिजन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, तो वॉल्यूम में कहूंगा वॉल्यूम स्वेप्ट बाय सिंगल मॉलिक्यूल, जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल यहां पे रखा था हमने, जिसके साथ ये दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय सिंगल मॉलिक्यूल इन टाइम dt टाइम में ये कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है और इसने कितनी लेंथ क्रॉस की, और इसकी लेंथ डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी थी और इसको कितना टाइम मिलेगा। जितनी ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उसको, उतनी ज्यादा ये लेंथ कवर करेगा। ठीक, तो वही कहूंगा मैं। फिर मैं कहूंगा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बराबर रहता है एरिया इंटू लेंथ। सरफेस एरिया बराबर आया था पाई सिग्मा स्क्वायर, और लेंथ जो है ये u बार डी टी आया था हमें, तो मिल गया वॉल्यूम हमें। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। अब मैं कहता हूं इफ n स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जो वॉल्यूम हमें मिला है इसमें n स्टार मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पर यूनिट वॉल्यूम कहता हूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस वॉल्यूम नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर n स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं ये कहूंगा कि n स्टार इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यहां तक तो क्लियर हुआ। इसके हिसाब से अगर मैं ये इक्वेशन ठीक कर दूं, तो ये n जो है, n यहीं पे रखेंगे, v इधर ले जाओ, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू n स्टार इंटू वी, n स्टार इंटू वी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n जो है n वो बराबर आएगा n स्टार इंटू वी, यानी ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस वॉल्यूम में है। क्लियर। अब v जो है, v को आप फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो। इक्वेशन 1 में v का वैल्यू कितना है, पाई सिग्मा स्क्वायर u बार डी टी, है ना। तो मैं लिखूंगा फिर ये जो n है ये बराबर आएगा n स्टार पाई सिग्मा स्क्वायर u बार डी टी। ये जो है ना, ये इतना, ये किसके बदले में मैंने लिया, वॉल्यूम के बदले में, वॉल्यूम। क्लियर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज n इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर u बार डी टी। u बार डी टी मीन्स लेंथ जो हम निकाल रहे हैं वो, और इनटू करेंगे हम n स्टार। n स्टार को मैंने पहले नहीं लास्ट में लिखा, बस, और कुछ नहीं किया। अब ये जो इक्वेशन है इसको रखता हूं मैं नाम, इस इक्वेशन को नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन हमको मिल गई ना, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ कोलिजन्स निकाल रहा हूं मैं बाय अ मॉलिक्यूल इन टाइम t। नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल इन टाइम t, या dt बोलूंगा मैं।
अब देखो, अगर आप पर यूनिट टाइम लेंगे ना, यूनिट टाइम, तो फिर आपको ये टी जो है ना, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डी टी यानी टाइम आपको लेना ही नहीं, क्योंकि आपने यूनिट लिया, यानी 1 लिया, लेकिन मैं ले रहा हूं इन टाइम टी, सॉरी डी टी। अब मैं लिखूंगा फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल इन डी टी। अब इस एक मॉलिक्यूल के रास्ते में जो भी मॉलिक्यूल आएंगे इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, वो इसके साथ में टकराएंगे, वो इस मॉलिक्यूल के साथ में टकराएंगे। मान लीजिए यहां से मॉलिक्यूल निकला, अब एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर, एक इधर है, एक इधर है। अब ये यहां से ट्रेवल कर रहा है, ये मॉलिक्यूल जो इसके रास्ते में आएंगे इस छोटे टाइम इंटरवल में, वो इसके साथ में टकराएंगे। ठीक, वो इसके साथ में टकराएंगे। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैं कहूंगा कि कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, मैं कहूंगा स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए स्मॉल नंबर ऑफ टाइम में। तो मैं लिखूंगा dn बाई डी टी। समझ में आया? तो dn बाई डी टी ये बराबर आ जाएगा z के। z क्या है? कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय 1 मॉलिक्यूल। वो बराबर होगा किसके? स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल नंबर ऑफ टाइम। वो बराबर आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने लिया, ये जो है ना n के बदले में लिया मैंने dn, राइट, यानी स्मॉल n लिया, इसको डिफरेंशिएशन किया मान लीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, यानी ये dt जो है ये इधर लेके गया मैं। क्लियर? यहां तक तो कोई शक नहीं है। इस n के बदले में स्मॉल n यानी dn लिया, यहां पे ये dt जो है ये इधर लिया लेफ्ट साइड में। तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा सिर्फ पाई सिग्मा स्क्वायर u बार dt नहीं है, अब dt खत्म। और क्या लिखूंगा मैं? n स्टार। अब n स्टार जो है ना, n स्टार और n में फर्क है। n स्टार मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड dn मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाकी कुछ भी नहीं है ये। तो ये हो गया हमारा क्या? Z1 यानी कोलिजन नंबर। लेकिन ये कब लिया मैंने? जब मैंने कहा कि मॉलिक्यूल जो है ये ट्रेवल कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स मैंने कंसिडर किया कि वो स्टैंडिंग है, स्टैटिक, वो हिलते नहीं है। समझ में ना? उनको मैंने कुछ नहीं किया। यानी एक मॉलिक्यूल मैंने ट्रेवल कराया, दूसरे मॉलिक्यूल मैंने कहा कि यहाँ पे ये रास्ते में कुछ रुके हुए हैं, जो इसको सामने मिलेगा उसके साथ टकराया। इनकी मोशन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मोशन के बारे में डिस्कस किया। बात समझ में आए ना? इसीलिए मैंने ये जो वेलोसिटी ली थी, ये ली थी मैंने इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वही मैंने लिखा यहाँ पे। सो फॉर इट इज अज्यूम्ड दैट ओनली 1 मॉलिक्यूल इज मूविंग एंड ऑल अदर्स आर स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रुके हुए, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहते हैं। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, अगर सभी मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो इसका मतलब हमें यहां पे जो वेलोसिटी लेनी है वो रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी लेनी है। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब मैं समझाता हूं। सपोज एक मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, दूसरा यहां से आ रहा है, ये भी स्पीड u से ट्रेवल कर रहा है, ये भी स्पीड u से ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो होगी इनकी 2u बार, यानी एवरेज वेलोसिटी का डबल, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो नजदीक जब आएंगे तो इनका वेलोसिटी होगा और डबल हो जाएगा। और यहां पे एंगल क्या है इन दोनों का? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री एंगल। दूसरा कोलिजन ऐसा भी हो सकता है, स्लाइडिंग कोलिजन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, दूसरा भी इसी के साथ ट्रेवल कर रहा है, या एक मॉलिक्यूल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी के साथ ट्रेवल कर रहा है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यहां पे रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी यानी RV, वो होगी 0, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ये मान लीजिए 2 गाड़ियां हैं एक साथ चल रही हैं और हम खिड़की से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम दोनों रुके हुए हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही, दूसरी यहां से आ रही,
तो जब हम नज़दीक पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि बहुत स्पीड से जा रहे हैं हम दोनों। एक्चुअल में नज़दीक आने पे वो जो रिलेटिव स्पीड है वो डबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 0 होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री एंगल है। अब अगर हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमें जो वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना, हम इन दोनों के दरमियान वाला एंगल लेंगे। और वो वाला एंगल कौन सा है? हम लेंगे 90 डिग्री वाला एंगल। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, ऐसे ये टकरा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इस एंगल पे आ रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, इसके साथ में टकरा रहा है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, इट इज़ 90 डिग्री एंगल, ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। अब अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी। और इस एंगल पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी √2 u बार। u बार क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अब आप बताएंगे ये कैसे आ गया जनाब? तो इसका मैं बताता हूँ आपको हल। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल आया, ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे टकराए, इन्होंने जो एंगल बनाया वो बनाया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है ना? शाबाश। सपोज ये जो परपेंडिकुलर है ये रखते हैं हम 1 u बार की, बेस भी रखते हैं 1 u बार के, यानी यूनिट वेलोसिटी से चल रही है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर आएगा? फिर ये आएगा, यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको मैं कहूँगा रिलेटिव वेलोसिटी या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, RV स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको RV स्क्वायर बोलो या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वो बराबर आएगा 1 u बार का होल स्क्वायर प्लस 1 u बार का होल स्क्वायर, है ना? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, वो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा इनके, देखो इनमें कॉमन क्या है, इनको आप इनमें से ये u और u जो है ना ये निकालो कॉमन, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, या 1 स्क्वायर मीन्स 1 u स्क्वायर प्लस 1 u स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। या आप इनमें से ये u स्क्वायर निकालो कॉमन, ये बन जाएगा u स्क्वायर और यहाँ पे 1 + 1, ये बराबर आएगा किसके? h स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बात मेरी समझ लेना। या मैं कह सकता हूँ इसको जो रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर है या हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है h स्क्वायर, वो बराबर आएगा 2 u बार का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे h आएगा बराबर √2 u बार स्क्वायर और ये रूट कट इसका सिर्फ मगर u बार का, ये बन जाएगा √2 u बार, ठीक। और h क्या है? h है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो बराबर आएगी √2 u बार। क्लियर? अब देखो हमने जो इससे पहले इक्वेशन देखी थी वो दिखाता हूं मैं, उसे ही हमें चेंज करना है। हमारी इक्वेशन थी ये, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी हमारे पास पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार। लेकिन ये कब था? जब हमने एक ही मॉलिक्यूल को मूव करा, बाकी को स्टैटिक। अब इसमें जो इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन है, मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा मैं, जो मॉडिफाइड इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा? वो Z1 बराबर आएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। अब u बार के बदले में क्या लिखेंगे हम? √2 u बार n स्टार। अब ये 2 u बार क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी। हमने अब एवरेज वेलोसिटी नहीं ली, हमने ली रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं फिर यही कहूँगा, यही यहाँ पे यही लिखूँगा, Z इज इक्वल टू Z1 पाई सिग्मा स्क्वायर √2 u बार n स्टार।
या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम लिखेंगे √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार। ठीक है, ये है Z1, यानी कोलिजन नंबर है, ये कोलिजन नंबर याद रखना, ये है कोलिजन नंबर, ये है कोलिजन नंबर। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे उतना कोलिजन ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उतने कोलिजन ज्यादा होंगे। ये बात याद रख लेना। इस इक्वेशन को कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्या होगा, ये जो है ना, ये कोलिजन नंबर है, यानी कोलिजन नंबर का मतलब यहां पे एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करता है। अब अगर हम लेंगे बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान के कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स लेंगे हम दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रहता है। बाई मॉलिक्यूलर मीन्स जब दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे आपस में, वही टोटल नंबर लेंगे। तो उसमें क्या लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दूसरा लेंगे हर एक मॉलिक्यूल का कोलिजन नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू कोलिजन नंबर करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे हम 2, यानी ऐसे टोटल नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन जो ना वो हमको मिलेंगे Z11 इज इक्वल टू Z1 यानी कोलिजन नंबर यानी एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन करता है इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइड बाय करूंगा मैं 2। ऐसा क्यों 2 क्यों लिया मैंने डिवाइड, देखो अगर मैं बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन करूंगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में टकरा रहे हैं, तो यहां पे दो मॉलिक्यूल मिले लेकिन कोलिजन कितने हुए, मैं कहूंगा मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे 2 है लेकिन कोलिजन कितना हुआ 1, एक ही कोलिजन। अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कराऊंगा, यानी यहाँ पे और 2 ले लूंगा, ये दो कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए 2, यानी जितने भी मॉलिक्यूल मिलते हैं ना उसका कोलिजन उसके हाफ ही होता है। वही मैंने लिया Z इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाई किया 2। अब ये इक्वेशन जो ना ये हमारे काम की इक्वेशन है, इसी को हमें थोड़ा सा एलॉबरेट करना है। इस इक्वेशन में आप Z1 का वैल्यू डाल दो। Z1 किसके बराबर आया था, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, वही लिखा मैंने √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, यहां से लेके यहां तक ये पूरा Z1 है। ठीक, और ये जो एन स्टार ये वाला है और डिवाइड बाय 2, और यहां पे लिखा 1 1, यानी अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ये दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। बात समझ में आ गई, शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, इतना याद रख लेना। इस इक्वेशन को मैं बाद में आपको याद भी दिलाऊंगा। इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने ये इक्वेशन ले ली ना, ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। इसको मैं यही लिखूंगा ऐसे ही, लेकिन n स्टार इंटू एन स्टार एन स्क्वायर कर दूंगा और √2 डिवाइड बाय 2 दिखाऊंगा मैं किसके बराबर आएगा, बाकी सब यही। देखो ऐसे करेंगे हम, देखो पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार, और यहां पे लिया मैंने n स्टार का स्क्वायर, इसको मैंने छेड़ा नहीं। यहां पे मैंने √2 डिवाइड बाय 2 को लिख दिया 1 बाय √2, ये बहुत ही आसान है, आप यहां पे भी लिख सकते हैं इसको। देखो √2 डिवाइड बाय 2, इसको आप मल्टीपल कर दो √2 डिवाइड बाय √2, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। देखो ये किसके बराबर आएगा, ये अब आएगा √2 इंटू √2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 √2। अब 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 2√2। अब 2 और 2 कट, ये बन जाएगा बराबर 1 बाय √2। वही मैंने यहां पे लिखा। ठीक, बाकी यही रख दिया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर पता नहीं कितना है, इक्वेशन नंबर सपोज 5 रख देता हूं। अब जो भी होगा आप देख लेना। इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज और कर दूंगा। देखो चेंज क्या कर रहे हैं, ये जो यू बार है ना, यू बार इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं
ये बराबर रहता है 8RT बाई पाई एम। 8RT बाई पाई एम। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। पाई आपको मालूम है, और m इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो तब हम लेते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास के बदले में रिड्यूस्ड मास। यानी मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो रिड्यूस्ड मास रहेगा 1/m1 प्लस 1/m2। समझ में है ना? तो दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते, बल्कि उस टाइम पे हम रिड्यूस्ड मास यानी म्यू लेते हैं। म्यू, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। वही लिया मैंने। तो फिर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन नंबर 5 में u बार का वैल्यू ये पुट कर दो, आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। फाइनल इक्वेशन क्या है? ये आपको मिल जाएगा Z11 यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये अब कोलिजन नंबर नहीं बना, ये अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बन गया। याद रखना Z11 जो है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अब हम यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ये बराबर हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार के बदले में 8RT बाई पाई म्यू, यहाँ पे n स्टार का स्क्वायर। राइट? या आप जनाब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये √2 जो है ना, ये इधर लेके आओ। √2 8 डिवाइड बाई √2 यानी ये बन जाएगा √8 डिवाइड बाई 2। बाकी को मत छेड़ो, बाकी ऐसा ही रहने दो। √8 डिवाइड बाई 2 हो जाता है बराबर 2 का 2, 2 दूनी 4, √4। और √4 जो है इट मीन्स √2 स्क्वायर रूट कट ये हो जाएगा 2 के बराबर। यानी √8 बाई 2 जो है ना वो 2 के बराबर है, और वो 2 जो है इसका 2 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इधर ये लिख दिया पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक, √RT पाई बाई म्यू। 8/2 के बदले में ये 2 लिख दिया, इसको हम कहते हैं Z11। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन नंबर देखो या कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखो। देखो आपने इसमें जो इक्वेशंस पढ़ी अभी तक, उसमें आपने देखा, चाहे अगर आप ये इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 लूंगा मैं। पहले मैं इक्वेशन नंबर 5 का बताता हूँ। कोलिजन नंबर हो या कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी। ये बात याद रख लेना, ठीक। तो याद रखना, कोलिजन नंबर हो, नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों डिपेंड करते हैं। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाओ उतना कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? शाबाश। उसके बाद में और एक चीज, अगर मैं ये कहूंगा PV इज इक्वल टू nRT, ये हमने पढ़ा है ना, या PV इज इक्वल टू RT फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, Z11 इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा स्क्वायर √PV डिवाइड बाय पाई म्यू, ये भी चलेगा, है ना। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है ना, ये प्रेशर पे भी ये कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। जितना प्रेशर ज्यादा उतना कोलिजन ज्यादा, यानी Z11 यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आल्सो। बात समझ में आ गई? बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इतना भी याद रख लेना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। यहां तक तो क्लियर हुआ? शाबाश। ये सब चीजें याद रख लेना। और इसके साथ में और एक चीज भी याद रख लेना कि अगर हम मॉडरेट कंडीशंस में भी लेंगे, मॉडरेट कंडीशंस जो Z रहता है, Z1 या Z11 कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही हाई रहते हैं। सपोज एट RT अगर हम लेंगे रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम लेंगे
तो एक गिवन वॉल्यूम में रूम टेम्परेचर पे जो कोलिजन्स होते हैं, इन्हें मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो बराबर रहती है 10⁻25 टू 10⁻28। इतने ज्यादा कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड हो जाते हैं। क्लियर? तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।